18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते यूरोप में सांस्कृतिक और बौद्धिक बदलाव देखे जा रहे थे। विभिन्न दार्शनिक और कलाकार परंपरा और धर्म के स्थान पर मनुष्य की आज़ादी और तर्क को प्रमोट कर रहे थे। विभिन्न लेखकों ने समाज के अंदर राजनीतिक चेतना का उदय किया और दूसरी तरफ अटलांटिक के उस पार अमेरिकी क्रांति ने भी सहयोग किया। अमेरिका, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी कहलाता था, अब वह एक क्रांति के बाद आज़ाद गणराज्य बन चुका था। फ्रांस, जो कि यूरोप के सबसे बड़े और सबसे अमीर देशों में से एक था, वहाँ पर अभी भी प्राचीन तरीके से ही शासन हो रहा था। राजाओं का वहाँ पर शासन था और पूरा समाज 3 वर्गों के अंदर बंटा हुआ था, जिन्हें कि स्टेट्स कहा जाता था। पहले स्टेट के अंदर किंग लुईस 16 खुद थे, जो कि अपने आप को देवीय प्रताप मानते थे। वह कहते थे कि देवी ने मुझे यहाँ पर इन लोगों का शासन करने के लिए ही भेजा है, और उसने अपने आप को अनेक अधिकार भी दे रखे थे। वहीं दूसरे स्टेट के अंदर विभिन्न प्रकार के कैथोलिक पादरी या अन्य नोबल्स या कुलीन आते थे। इन्हें भी अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। तीसरे स्टेट में मध्यम वर्गीय व्यापारी, आम मजदूर, मेहनतकश लोग, कारीगर और किसान आते थे। केवल यही एक वर्ग था जो कि टैक्स देता था, न केवल राजा को बल्कि दूसरे स्टेट को भी टैक्स देता था। उसमें फ्रांस के अंदर लगभग 2 करोड़ किसान थे जो कि टैक्स देते थे। जिन सालों में फसल अच्छी नहीं होती थी, उन सालों के अंदर किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। वहीं पहले और दूसरे वर्ग के पास बेहिसाब धन था और आलीशान जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। जब फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति को सपोर्ट किया और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध किया, तब वह कर्जे के अंदर दब चुका था। कर्जे में फंस चुके फ्रांस को बदलाव की आवश्यकता थी, इसलिए किंग लुईस ने जैक्स नेकर को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। नए वित्त मंत्री ने तुरंत प्रभाव से नए कर नियमों को लागू किया और आम बजट को पहली बार सार्वजनिक किया और लोगों का साथ जीत लिया। यानी लोग इस कदम से बड़े ही खुश हुए। लेकिन राजा के सलाहकारों ने इन कदमों का बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया और राजा को यह समझाने का प्रयास किया कि इस तरह तो हमारा खजाना ही खाली हो जाएगा। तो राजा ने भी चिंतित होते हुए तीनों स्टेट्स की मीटिंग बुलाई, उनके जनरल्स को बुलाया। हालांकि यह मीटिंग अपने आप में ऐतिहासिक थी, क्योंकि 175 सालों के बाद यह मीटिंग हो रही थी, जिसके अंदर तीनों वर्गों के जो प्रतिनिधि थे वे हिस्सा ले रहे थे। इस मीटिंग के अंदर चूंकि राजाओं ने और द्वितीय स्टेट ने अपने अधिकारों को संरक्षित रखा, जबकि तीसरे स्टेट को कुछ नहीं मिला। हालांकि उनकी जनसंख्या 98% थी। हतोत्साहित होकर तीसरे स्टेट ने अपने आप को उन 2 स्टेट से अलग कर लिया और खुद को तोड़ते हुए एक नया नाम दिया, नेशनल असेंबली, और प्रतिज्ञा की कि द्वितीय स्टेट हमारा साथ दे ना दे, हम अपना नया संविधान बनाएंगे। तीसरे स्टेट के इस कदम से परेशान होकर किंग लुईस ने पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को नेशनल असेंबली के साथ वार्ता करने के लिए भेजा। लेकिन अपनी वार्ता के अंदर जो पॉपुलर मंत्री था आम लोगों के बीच, नेकर को, उसे बर्खास्त कर दिया। राजा के इस फैसले के विरुद्ध हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। उनके अंदर विभिन्न सैनिक भी थे। इन सब ने मिलकर बेस्टाइल जेलों को लूट लिया। बेस्टाइल जेल जहाँ पर कि हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा था और इसे शाही ताकत का प्रतीक भी माना जाता था। बेस्टाइल जेल को लूटने के बाद से ही क्रांति की शुरुआत हुई। लोगों ने शासन अपने हाथ में ले लिया। विद्रोह जैसे ही पूरे देश में फैला, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। असेंबली का मानना था कि नागरिक की आज़ादी और निजी अधिकार मनुष्य के स्वभाव हैं और सरकार केवल उन्हें संरक्षित करने के लिए है। पहले और दूसरे स्टेट के अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया। विभिन्न पादरी और अनेक नोबल विदेश भाग गए और विदेशी ताकतों से कहने लगे कि आप फ्रांस के ऊपर हमला करें और हमारे प्राचीन फ्रांस को हमें वापस लौटा दें। किंग लुईस भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो उठा और उसने भी भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। रॉयल फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल के बाद राजा को सबका दोषी माना गया और सबके सामने ही उसका सिर काट दिया गया। यह एक प्रतीक था कि 1000 साल की जो मोनार्की सिस्टम है, जो राजाओं का सिस्टम है, राजशाही, वह ख़त्म हो चुकी है। तो 21 सितंबर को पहली फ्रांसीसी क्रांति घोषित कर दी गई। सरकार का मुख्य उद्देश्य था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। 9 महीने बाद रानी मैरी एंटोनिएट को भी, जिसे कि मैडम डेफिसिट कहा जाता था, जो कि बहुत ही अयोग्य महिला थी, रानी बनने के बिल्कुल लायक नहीं थी, उसे भी फांसी पर टांग दिया गया। लेकिन विद्रोह अभी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ नेता केवल सरकार बदलने से ही खुश नहीं थे, वे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। वे चाहते थे कि लोगों के धर्म, गलियों के नाम, कैलेंडर, सब कुछ को बदल दिया जाए। आमूल परिवर्तन वे चाहते थे। लेकिन इसी बीच फ्रांस चूँकि अपने पड़ोसी देशों के साथ भी युद्ध लड़ रहा था, विद्रोह कुछ समय के लिए दब गया। इसी दौरान नेपोलियन बोनापार्ट यह कहते हुए शासक बना कि वे विद्रोह के जो भी मूल्य फ्रांस की जनता ने स्थापित किए हैं उनको बचाएंगे, संरक्षित करेंगे और आगे ले जाएंगे।
विद्रोह ने अगले 10 साल में 3 संविधान बदलते देखे, 5 सरकारें बदली गई और लड़खड़ाते हुए 1871 तक आते आते जो अगला गणतंत्र है फ्रांस के अंदर स्थापित हुआ। तो यह थी फ्रांसीसी क्रांति। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।